नमस्कार। मैं गुलशन कुमार और आप देख रहे हैं आपतायुर्वेद.co.in का यूट्यूब चैनल। और आपतायुर्वेद के आज के टॉपर टॉक्स में हमारे साथ हैं डॉक्टर नासरीन हनीफा, ऑल इंडिया रैंक 9 और स्टेट रैंक 2, AIA PGT 2018। बीएमएस का टाइम जो है क्रूशियल रहता है। अगर आपका बेस क्लियर है तो पीजी प्रिपरेशन बहुत इजी है। अदरवाइज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो पीजी के लिए 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर प्रिपरेशन करते हैं और इट टेक्स टाइम फॉर देम टू गेट सक्सेस। लेकिन अगर बेस क्लियर है तो इतना इतना भी मुश्किल नहीं होता कि आयुर्वेद की पीजी का प्रिपरेशन करना। सो दैट इज माई एक्सपीरियंस, व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस फ्रॉम माई यूजी एंड पीजी प्रिपरेशन। बिल्कुल। तो जैसा डॉक्टर नसरीन आपने बताया कि पीजी एंट्रेंस में मैक्सिमम पोर्शन जो होता है अप्रोक्स 60% तक संहिताज, बृहत्त्रयी और लघुत्तरयी, उसमें भी बृहत्त्रयी का मैक्सिमम पोर्शन होता है। उसके बाद हर एक सब्जेक्ट का मॉडर्न सेक्शन, और फिर जैसे रस हो गया, द्रव्य गुण हो गया। तो मैं चाहूंगा कि इस पर आप विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं कि हर एक सब्जेक्ट को कैसे तैयार करें, और थोड़ा ब्रीफली और बताएं आप। हाँ, सो आई वुड लाइक टू टेल द स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास पूरा 1 साल है, आपकी इंटर्नशिप खत्म हो गई है एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ ईयर, अगर आपके पास पूरा 1 साल है तो आपको उसको प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले थरो स्टडी करनी है। आपको एक एक संहिता खत्म करनी है। मेरा जो स्ट्रैटेजी था वो फर्स्ट 2 मंथ्स में आई हैव कंप्लीटेड चरक संहिता। उसके नेक्स्ट 2 मंथ्स लगे सुश्रुत संहिता कंप्लीट करने में एंड वाग्भट कंप्लीट करने में 1 मंथ लगा। 1 मंथ इसलिए क्योंकि वाग्भट सूत्र हम फर्स्ट ईयर में भी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और उसके अलावा जो बाकी स्थान है उसमें इतना थरो स्टडी नहीं करना। उसमें आप कहीं से भी कोचिंग गाइडेंस ले रहे हैं, वहां अगर आपको जो इंपॉर्टेंट बताया जाता है आप उसको थॉरली रिवाइज करें। तो पहले तो आप कम से कम पहले 3-4 मंथ आप पूरी संहिता कंप्लीट करें। लेकिन संहिता का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे दिन संहिता ही पढ़ते रहे। आपका जो रूटीन होना चाहिए वो डेली का ये होना चाहिए कि आप डेली कम से कम, अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन में दे रहे हैं तो 3 to 4 आवर्स आप संहिता पढ़े, कोई भी मेजर संहिता पढ़े। उसके बाद जो आपका है लघुत्रय पढ़े। आप लघुत्रय के जो सब्जेक्ट है वो पढ़े। लघुत्रय के साथ साथ आपको काश्यप भी ध्यान में रखना है। तो ये जो सब्जेक्ट है ये डेली पढ़ना है। द्रव्य गुण जो सब्जेक्ट है इसको डेली पढ़ना है क्योंकि द्रव्य गुण में प्लेंटी ऑफ प्लांट्स है, प्लेंटी ऑफ नॉलेज है। तो वो प्लांट्स अगर आप एक साथ पढ़ने बैठेंगे 300-400 प्लांट्स के लैटिन नेम या उनके जो पर्यायवाची है, अगर आप सिनोनिम्स याद करने बैठेंगे, ऐसे नहीं होगा। आपको डिस्कस करके पढ़ना है। जो लघुत्रय के सब्जेक्ट है उसमें भी बेसिकली जो द्रव्य गुण है जिसमें स्टूडेंट्स बहुत मैंने भी खुद बहुत डिफिकल्टी फेस किया था कि इसमें इतने सारे प्लांट्स है, कोई भी प्लांट आ सकता है, किसी का भी लैटिन नेम आ सकता है, तो कैसे लर्न करे उसको। तो उसको एक दिन में या 10 दिन में ऐसे लर्न नहीं करना, उसको डेली रीड करना है और सिर्फ रीड करना है। ऐसा नहीं है कि उसको बैठ के वी कीप ऑन मेमोराइजिंग इट, ऐसा कुछ नहीं करना है। सिर्फ रीड करना है ताकि एक माइंड में हिंट रहे कि हाँ ये प्लांट है, इसका ये लैटिन नेम है। तो डेली का जो है एक ऐसा रूटीन होना चाहिए कि आप डेली 2 सब्जेक्ट को टच कर रहे हो। 2 सब्जेक्ट यानी एक मेजर सब्जेक्ट एंड एक आपका लघुत्रय वाला माइनर सब्जेक्ट। ये आपका स्टार्टिंग का होना चाहिए। साथ ही में स्टार्टिंग के जो आपके 4-5 मंथ्स रहते हैं इसमें आपका मोटिव होना चाहिए कि आप सिलेबस को कंप्लीट करें, सिलेबस को खत्म करें। तो सिलेबस खत्म करने के लिए आपके पास रस शास्त्र है, आपके पास द्रव्य गुण का पोर्शन हो गया, आपके पास लघुत्रय है, आपके पास काश्यप है। और ये सारा सब्जेक्ट जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद का जो लास्ट के जो 2 मंथ्स होते हैं उसमें आपको ऐसा एक स्ट्रैटेजी अपनाना है या ऐसी प्लानिंग करनी है जिससे आप 10 डेज में पूरा सिलेबस कवर कर रहे हो। तो 10 डेज में पूरा सिलेबस कवर करने की जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जो मैंने स्ट्रैटेजी अपनाया था, दैट वाज कि फर्स्ट 3 to 4 डेज आई यूज टू कंप्लीट चरक संहिता। उसमें भी 3 to 4 डेज में डेली के 3 to 4 आवर्स लगते थे। उसके बाद आई यूज टू टेक ब्रेक, ब्रेक लेती थी मैं। ब्रेक लेने के बाद कोई छोटा सब्जेक्ट, लघुत्रय का सब्जेक्ट, सिर्फ 1 आवर रीड करती थी, कोई भी सब्जेक्ट लघुत्रय का। तो इट वाजंट लाइक कि मुझे पूरा खत्म करना है, 1 आवर में रीड करती थी। देन उसके बाद थोड़ा सा और ब्रेक लेने के बाद आई यूज टू डू क्वेश्चन। मैं 100 क्वेश्चन करती थी क्योंकि सुबह आप लघुत्रय पढ़ चुके हो, फिर आप लघुत्रय के सब्जेक्ट पढ़ चुके हो, तो आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन उस टाइम नहीं कर पाते हो। तो 100 या 200 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना। क्वेश्चंस करने के बाद आपके जो उसके बाद
आप थोड़ा सा और ब्रेक लीजिए, उसके बाद जो आपका रहना चाहिए, आप फिर से एक और मेजर संहिता उठाए ब्रेक या रेस्ट करने के बाद। तो आपका जो मेजर, ये पूरे दिन का आई एम टेलिंग द शेड्यूल, जो बिल्कुल। आप एग्जाम से पहले बिल्कुल आप फ्री हैं और पूरे दिन का आपका शेड्यूल होना चाहिए, वो मैं बता रही हूँ। तो वो ब्रेक लेने के बाद आप फिर से मेजर संहिता उठाए। अगर आपने सुबह चरक पड़ी, आप शाम को भागवत उठा लीजिए या सुश्रुत उठा लीजिए। उसमें आपको एक स्थान खत्म करिए, कोई छोटा सा स्थान हो, चाहे वो निदान स्थान हो, उसको आप 1 घंटा या 2 घंटे में खत्म करिए। उसके बाद एक फ्री टाइम में एक ग्रुप डिस्कशन की तरह आप डिस्कस करते सकते हैं साथ में। इफ दैट इज नॉट फिजिबल, आप अकेले भी खुद भी सिर्फ रीड कर सकते हैं। आपको 1 आवर एक मॉडर्न सब्जेक्ट रीड करना है। इफ टुडे यू आर रिवाइजिंग, एक रीड कर रहे हैं आप एनाटॉमी की शॉर्ट, पीजी प्रिपरेशन के लिए बहुत सारी बुक आती है जिसमें सारे सब्जेक्ट के शॉर्ट शॉर्ट गिवन होते हैं। इसके अलावा जो गोविंद पारिक है उसमें भी गिवन है मॉडर्न का पोर्शन। तो आप उसको 1 आवर रीड करिए। तो 1 आवर रीड करने के बाद आप ये मत सोचिए कि हाँ मुझे कितना याद हुआ है, कितना मैंने ग्रैस्प कर लिया है। जस्ट रीड इट, क्योंकि बहुत कुछ होता है पढ़ने के लिए। उसके बाद यही जो, अगर आज एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, कल फिजियोलॉजी पढ़ रही है, नेक्स्ट डे फार्मा पढ़ रही है, उसके बाद आप मेडिसिन पढ़िए, उसके बाद सर्जरी पढ़िए। तो ऐसा रूटीन करके 10 डेज में आप 10 मॉडर्न सब्जेक्ट्स, 7 या 8 ही मॉडर्न मेन सब्जेक्ट्स है, तो 10 डेज में यू कैन कवर अप द होल सिलेबस। इसके बाद सोने से पहले मेक इट अ टारगेट कि 200 क्वेश्चंस और करने हैं। जो आपने पूरे दिन में पढ़ा है उससे रिलेटेड 200 क्वेश्चंस और करने हैं। तो ये लास्ट के 2 मंथ की स्ट्रैटेजी है जिसमें आपको सिलेबस भी कवर करना है और साथ में क्वेश्चंस भी करने हैं। अगर आप सिर्फ क्वेश्चंस ही करते रहेंगे तो सिलेबस का बहुत सारी चीजें हैं जो छूट जाती है, क्वेश्चन में सब कुछ कवर अप नहीं हो पाता है क्योंकि पूरे साल प्रिपरेशन किया है। सो इट इज माई एडवाइस कि आप सिलेबस भी कवर करें और साथ में क्वेश्चंस भी करें। तो ये 10 डेज का अगर आप रूटीन बनाएंगे लास्ट के 2 मंथ्स में, तो ऑन एन एवरेज लाइक 4 to 5 टाइम्स आप पूरा सिलेबस भी रिवाइज करेंगे एंड साथ में बहुत सारे प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस यू विल बी सॉल्विंग। तो ये इनफ होता है पूरा एक फुल टू प्रिपरेशन के लिए, ताकि आपका आगे एग्जाम जो आप देने जा रहे हैं, अपेयर होने जा रहे हैं, सो यू विल बी वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट इट। बहुत धन्यवाद। मतलब आपने अपने प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से इजीली एक्सप्लेन किया उसके लिए। और आपने वैसे जैसे बीच में बताया एक गोविंद पारिक सर का बुक के बारे में, तो और मतलब कोचिंग के अलावा और कौन कौन सा बुक आप प्रेफर करती थी प्रिपरेशन के लिए? हाँ, मैंने गोविंद पारिक सर की बुक में से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे वो किए थे। उसके अलावा संजय पाटिल सर, उनकी भी जो बुक आती है दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के साथ साथ चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी गिवन हुए हैं, तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड बुक। तो क्वेश्चन के लिए आई यूज टू प्रेफर दीज 2 बुक्स ओनली। और क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं पाते हैं। और सेकेंड थिंग ये भी है, इफ यू आर सॉल्विंग अ पेपर, तो ऐसा नहीं अगर आपने एक बार सॉल्व कर लिया सो लीव इट कि हाँ मैंने सॉल्व कर लिया और हो गया, ऐसा नहीं होता है। जब आप फर्स्ट टाइम सॉल्व करते हैं वी फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, लेकिन वो याद नहीं रहता है। दैट इज अ वेरी बिग चैलेंज ऑल्सो। हम एक बार पेपर सॉल्व करते हैं, उस टाइमिंग के लिए हमें लगता है हमने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, हमें याद है, बट आफ्टर 10 डेज, आफ्टर अ वीक, तब बिल्कुल मेमोरी से उड़ जाता है। मेरे साथ तो होता था ये। तो इसीलिए मैंने पारिक सर की जो बुक थी, वो जितने क्वेश्चन पेपर्स मैंने सॉल्व किए थे प्रैक्टिस के टाइम, मैंने उसी क्वेश्चन पेपर को दोबारा रीड भी किया था। सो एटलीस्ट माय एडवाइस कि अगर आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो, एटलीस्ट 2 टाइम्स आप उन्हीं पेपर्स को या उन्हीं क्वेश्चन को दोबारा रीड करें, तभी आपको अच्छे से वो मन में बैठ जाएगा, अच्छे से वो आपको याद रहेगा, ताकि उसी पैटर्न के जब क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो डॉक्टर नासरीन, जैसे आप इससे पहले बता रही थी, तो आपने एक शब्द का यूज किया, ग्रुप डिस्कशन। तो ये ग्रुप डिस्कशन कितने लोगों का ग्रुप हो और इस ग्रुप डिस्कशन को आप कहाँ तक कारगर मानती हैं एंट्रेंस के लिए? मुझे लगता है कि एंट्रेंस में, क्योंकि जैसे मैंने द्रव्य गुण सब्जेक्ट का नाम लिया या मॉडर्न सब्जेक्ट का नाम लिया, इतना वास्ट है ये, एक चीज नहीं है इसमें लर्न करने के लिए। कुछ चीजें होती है संहिता की है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, उसमें अगर हम डिस्कस नहीं भी करते हैं तो भी एक कॉन्सेप्ट माइंड में, एक थीम माइंड में होता है, तो हमें वो चीज याद रहती है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट द्रव्य गुण या मॉडर्न सब्जेक्ट जो होते हैं उसमें बहुत सारी जगह कॉन्सेप्ट नहीं होता, वी जस्ट हैव टू लर्न इट। फॉर एग्जाम्पल एनाटॉमी में इतने टाइप्स ऑफ मसल्स है, इतने टाइप्स ऑफ अलग अलग नाम है, ग्लैंड्स के नाम है, तो उनमें सिर्फ हमें लर्न करना है, याद करना है। तो अगर हम अकेले बैठ के याद करते हैं तो हमें याद उतना अच्छे से नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे मतलब प्लेंटी ऑफ
चीजें होती हैं। लेकिन अगर ग्रुप डिस्कस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, इट इज अप टू यू, आपके लिए कितने लोगों के साथ डिस्कस करना फिजिबल है, इट इज अप टू यू। अगर आप 2 लोगों में डिस्कस करें तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। मेरे हिसाब से ये सब्जेक्ट जो ऐसे हैं, ये ग्रुप डिस्कशन में आप 2 या 2 से ज्यादा लोगों के साथ कर सकते हो। आप जब बातचीत कर रहे हो, आप एक दूसरे से पूछ सकते हो कि हाँ इसका हम्म, लैटिन बता दो, इसका सिनोनिम बता दो, या ये किसका सिनोनिम है। फॉर एग्जाम्पल, हिंगोनिरियास कौन से प्लांट का सिनोनिम है। आप हम्म, ऐसे अगर क्वेश्चन पूछते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पूछने से कई बार एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आता भी है, क्योंकि आप सब कुछ डिस्कस कर चुके हो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो दिमाग में आता है कि हाँ दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय माय फ्रेंड, या दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय दिस पर्सन, इन्होंने पूछा था मुझसे, तो ये आंसर हमने डिस्कस किया था, या ये आंसर हमने बनाया था, या ये निमोनिक हमने बनाया था। तो इस तरह से ये जो पिन पॉइंट चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो कि बहुत सारी हैं, तो ये याद करना थोड़ा इजी हो जाता है। तो हम लोग क्योंकि मैं जहाँ प्रिपरेशन करती थी, मैं वहीं पे ही रहती थी, तो हम्म, वहाँ पे जो रूममेट्स थे, तो हम लोग इवनिंग के टाइम, जब हम इवनिंग टाइम वी वर जस्ट सिटिंग, एंड तब हम ये द्रव्य गुण और ये मॉडर्न सब्जेक्ट वी यूज टू डिस्कस इट। तो डिस्कस हम्म, करने से कई बार वो चीज स्ट्राइक कर जाती है माइंड में कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन इनसे पूछा था, तो इन्होंने मुझे ये जवाब दिया था, और ये रॉन्ग था या ये राइट आंसर था, तो वो चीज माइंड में बैठ जाती है। तो मेरे हिसाब से आयुर्वेद में कुछ सब्जेक्ट जिसमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, और उससे हम्म, रैंडम कोई भी क्वेश्चन उठा के दे कैन गिव यू, तो एज ए सब्जेक्ट पढ़ने के लिए ग्रुप डिस्कशन इज अ वेरी गुड ऑप्शन। दैट्स व्हाट आई फील। और आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे कि जैसे प्रिपरेशन के टाइम आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करे होंगे, या फिर आपने 2018 में एंट्रेंस दिया, फिर 19 का भी क्वेश्चन आपने देखा ही होगा। तो यस यस। आपका जो क्वेश्चन का पैटर्न है, क्या चेंज आ रहा है, क्या बदलाव आ रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। हमारा जो क्वेश्चन का पैटर्न पहले के पैटर्न से काफी डिफरेंट है। डिफरेंट, पहले के पैटर्न में ज्यादातर क्वेश्चन जो होते थे वो संहिता में से आते थे। हम्म, आपका पैटर्न जो है वो सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर दिया गया है। जो आपका 2018 से जो पैटर्न है, 18-19 का जो हम्म, पैटर्न रहा है, वो सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर दिया गया है, सब्जेक्ट वाइज वेटेज दी गई है। तो वो सिलेबस भी इनके एआईपीजीटी वेबसाइट में अवेलेबल है। तो हम्म, वो जो वेटेज दी गई है, दे कवर ऑल द सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट को हम्म, कवर किया गया है। काय चिकित्सा को कवर किया गया है, स्त्री प्रसूति को कवर किया गया है, कुमार भित्ति को कवर किया गया है, तो हर सब्जेक्ट कवर किया गया है। पहले क्या होता था, चरक सुश्रुत में से ही ज्यादा क्वेश्चन आते थे, हम्म, और वाग्भट में आते थे तो वही आते थे जो हमने पढ़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, सूत्र स्थान में से ज्यादा क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब का जो पैटर्न है, आपके पैटर्न में ऐसा नहीं है। आपके पैटर्न में वाग्भट का चिकित्सा स्थान को भी बहुत वेटेज दी गई है। और हम्म, कॉमन क्वेश्चन जो पहले आते थे, चरक के क्वेश्चंस या सुश्रुत के, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पहले आते थे, अब वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहे। अब बाकी सब्जेक्ट को भी ध्यान देना इंपॉर्टेंट हो गया है। दूसरा, जो मेरा जो एडवाइस है, अगर आपको एआईपीजीटी में सिर्फ सीट नहीं, आपको स्कोर भी करना है, तो आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। क्योंकि मॉडर्न का भी कम से कम 10 to 12 क्वेश्चन जो है मॉडर्न के होते हैं पेपर फॉर यू, क्योंकि मॉडर्न हम सारा नहीं पढ़ पाते हैं। तो आपका जो पैटर्न है वो ये है कि अगर अब आपको स्कोर करना है एआईपीजीटी में आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो आपको सारे सब्जेक्ट कवर करना पड़ेगा। सारे सब्जेक्ट में एटलीस्ट आपको नॉलेज होना चाहिए। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं मॉडर्न छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ, या आप ये नहीं सोच सकते मैं लघुत्रे का ये सब्जेक्ट काशिप छोड़ देते हूँ तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि वेटेज अब हर सब्जेक्ट के अलग अलग है। हर सब्जेक्ट में से दे आर कवरिंग ऑल द क्वेश्चन। पहले के टाइम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत आते थे, अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत ही रेयर है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एज इट इज आ जाए। अब पेपर जो है, जो बैठ के उसी पैटर्न के हिसाब से बनाया जाता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इतना ना डाल के हर सब्जेक्ट को कवर किया जाता है। तो मेरा जो एडवाइस है वो स्टूडेंट्स के लिए यही है कि सिर्फ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ आप पूरा सिलेबस भी कवर करें। उसका थरो नॉलेज जो आपने पूरा साल प्रिपरेशन किया है, उसको साथ के साथ रिविजन करते रहे, ताकि आपका कोई भी पोर्शन ना छूटे। और एआईपीजीटी पैटर्न में ऐसा भी है कि एटलीस्ट 4, 5 या 10, मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो किसी से सॉल्व नहीं होगा। वो एक हम्म, रखा ही जाता है कि कोई भी सॉल्व ना कर पाए, तो उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि ये सॉल्व नहीं हुआ हमसे या हम ये सॉल्व नहीं कर पाए। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इज यू हैव टू कवर ऑल द सब्जेक्ट सो दैट आपका कोई भी पोर्शन ना छूटे, क्योंकि पेपर का पैटर्न ऐसा है कि अब सारे पोर्शन को टच किया जाता है।
बहुत अच्छे से आपने इस पॉइंट को भी विस्तार में बताया। तो लास्ट क्वेश्चन कि एआईए पीजीटी 2020 में जो अपीयर हो रहे हैं कैंडिडेट, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि अंतिम समय का यूटिलाइजेशन वो कैसे करें? अगर आपने पूरा साल प्रिपरेशन किया है तो माय टेक होम मैसेज इज कि डोंट गेट डीमोटिवेटेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अभी आपके पास सिर्फ 2 महीना बचा है या 1.5 महीना बचा है। मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम जो है, क्योंकि जून 22 तक जो है लास्ट फॉर्म डेट है फॉर्म सबमिशन का, तो जुलाई एंड और अगस्त में एग्जाम विल बी कंडक्टेड। तो ये जो टाइम है बहुत क्रूशियल है, इसमें आपको कुछ भी डिमोटिवेट नहीं होना, आपको स्ट्रेस में नहीं आना है, आपको एंजाइटी नहीं लेना है। आपको बस ये सोचना है कि मैंने जो पूरा साल प्रिपरेशन किया है, मैंने जो 7 मंथ्स 8 मंथ्स या पूरा साल जो प्रिपरेशन किया है, आपको इस टाइम पे उसी को रिवाइज करना है। आपने पूरे साल में मतलब अगर जो भी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं से ले रहा है तो आपने सारे संहिता कवर किया होगा, आपने लघुत्रय भी कवर किया होगा, आपने मॉडर्न सब्जेक्ट भी कवर किए होंगे। तो ये टाइम ऐसा होना चाहिए कि आप उन्हीं चीजों को रिवाइज करिए, जैसा मैंने जो रूटीन बताया, इफ यू लाइक इट। और ये आप अपना खुद ऐसा रूटीन बनाइए कि जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट कवर हो रहे हो, अलोंग विद इट आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो। और क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जैसा कि मैंने बताया कि एक बार आपने सॉल्व कर लिया एंड यू विल थिंक कि हाँ हो गया, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन करने के बाद भी आपको उसका एक टेन्योर या टाइम रखना है कि 1 वीक बाद आप उन्हीं क्वेश्चन पेपर्स को दोबारा सॉल्व करिए। सो माई टेक होम मैसेज इज कि डोंट गेट स्ट्रेस्ड। एंजाइटी या स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जो भी प्रिपरेशन करा है, जो भी पढ़ाई करी है, उसको कंटिन्यू करिए। कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंटली आपने जो भी पढ़ा है उसको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। क्योंकि अगर आप अभी छोड़ देंगे रिवाइज करना, अभी आप सिर्फ क्वेश्चन करेंगे या टेंशन लेंगे, तो आपने जो भी पढ़ा है आपको वो सारा कंफ्यूज करेगा एंड एट द एंड यू वोंट बी दैट मच कॉन्फिडेंट व्हाइल गिविंग या अपेयरिंग फॉर एग्जाम। So my take home message is be confident and keep on revising. Revising and consistency, it is the key for success. So that's all I would like to say. तो एक क्वेश्चन फ्यूचर के लिए, आज से 1 से 2 दशक बाद आप खुद को कहाँ पाते हो और आज के मॉडर्न इंडिया के आयुर्वेद को कहाँ पाते हो? मॉडर्न इंडिया का आयुर्वेद गारंटी इट इज ब्राइट, क्योंकि इसको जो है बहुत ज्यादा प्रमोट भी किया जा रहा है। प्लस एट प्रेजेंट जिस तरह का अभी कोविड-19 का एरा चल रहा है, ये तो जरूर पता चल गया कि ह्यूमन ने खुद के लापरवाही की वजह से ही ऐसा माहौल क्रिएट किया है कि अब घर से निकलना मुश्किल हो गया है। तो एट प्रेजेंट आयुर्वेद की पोटेंसी तो बहुत ज्यादा है और आगे भी उसकी पोटेंसी बढ़ने वाली है, क्योंकि लोग धीरे धीरे नेचर की तरफ वापस आएंगे। जिस तरह से अभी मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड हो गई है, वही आर्टिफिशियल वर्ल्ड से पीपल विल कम बैक टू द ओरिजिनल, टू द नेचर इटसेल्फ, ताकि ये जिस तरह का पैंडेमिक अभी देखने को मिल रहा है वो आगे ना हो। तो आयुर्वेद के फ्यूचर के लिए आई कैन गारंटी। फॉर माई सेल्फ आई हैवंट थॉट कि मुझे आगे क्या करना है। अभी तो फिलहाल पीजी सेकेंड ईयर में ही हूँ। फाइनल ईयर के बाद आई सी, क्योंकि मेरा जो हमेशा से इंटरेस्ट रहा है वो टीचिंग में रहा है। So I'll see if I can get any opportunity to teach somewhere. If I'll get the opportunity of teaching, so I'll surely do it. उसके अलावा अगर और कोई अपॉर्चुनिटी उसके अलावा मिलती है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज टीचिंग वुड बी माय लाइक, मेरा जो टेक रहेगा वो टीचिंग में ज्यादा रहेगा। तो दैट्स ऑल। आपकी भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हमारे साथ थी डॉक्टर नासरीन हनीफा, जिनसे मैंने हर बात पे डिटेल में चर्चाएं की। तो आप आयुर्वेदा से जुड़ने के लिए डॉक्टर नासरीन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।